स्क्रीन शेयरिंग शो कर रहा है क्या? यस मैम। ओके। दिख रही है क्या स्क्रीन? स्कैन पेजेस दिख रहे हैं? हेलो, यस मैम। स्कैन पेजेस दिख रहे हैं? यस मैम। ब्रांडिंग इज विजिबल? यस मैम। ओके, तो हम लोग ब्रांडिंग की बात कर रहे थे। अब ब्रांडिंग का जो प्रोसेस है वो किस मैम तरह से? हाँ हेलो हाँ मैम। बोलो। हाँ मैम MM वालों के लिए है बस क्या ये? हाँ, MM की क्लास है। सॉरी मैम, मैंने देखा नहीं, ज्वाइन कर लिया। कौन हो? क्या नाम है आपका? मैम प्रणय सिंह। अच्छा, प्रणय सिंह। ठीक है प्रणय, ओके ओके बेटा। ओके मैम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज अ ब्रांड। ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन, ठीक है, और a combination of these intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors। तो ये होता क्या है ब्रांड? कोई नाम होता है, टर्म होता है, साइन होता है, सिंबल होता है या डिजाइन होता है या इन सब का कॉम्बिनेशन होता है जो कि गुड्स या सर्विसेज को उनकी पहचान दिलाता है, यानी उनको आइडेंटिफाई कराने में हेल्प करता है किसी एक सेलर या ग्रुप ऑफ सेलर या अदर सेलर्स को। और मतलब एक सामान से दूसरे, एक गुड से दूसरे गुड को, यानी कि कॉम्पिटिटर्स के गुड से एक कोई सेलर है वो अपने गुड्स या सर्विसेज को ब्रांड क्यों देगा? ताकि उसके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको लोग पहचाने और उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके सामानों से अलग किस तरह से कर सकें, किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकें। ठीक। अब ब्रांडिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है ब्रांडिंग, क्यों ब्रांडिंग की ज़रूरत क्या है? तो ब्रांडिंग इसलिए की जाती है ताकि जो हम लोगों ने ये चीज़ पे काफ़ी डिस्कस किया था पिछली बार में, पिछली क्लास में। तो जो कोई भी जो मार्केटर है या डीलर है, वो क्यों अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ब्रांड देता है? हुँ? ब्रांड देने का उसका मतलब ये होता है कि कस्टमर और जो प्रोडक्ट या सर्विस है ब्रांड के साथ, उसके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। कस्टमर उस कल वो इमोशनल होता है। बहुत ज़्यादा
मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। अबे पढ़ाना है, क्या कर रही है? ब्रांडेड कंटेनर्स। एक मिनट। तो लाइक आप जो है कोई भी आपके ये क्या बोलते हैं सॉल्ट, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, नट्स हैं, है ना, कॉमन नट्स। आप ये आमंड्स हैं, ये आपके वॉलनट्स हैं, या फिर कैशियो है, या रेजिन है, ये सारी चीजें एक ब्रांडेड पैक में आता है, एक अनब्रांडेड ऐसे ही पॉलीथीन में पैक करके वो देते हैं। तो आप ज्यादा किसको प्रेफर करते हो? ब्रांडेड सामान को, ताकि आपको लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इसमें हमको कोई ऐसे मतलब कुछ हमको ऐसा इसमें चीटिंग नहीं होगी हमारे साथ। तो इसलिए जो है जनरली मार्केटर्स जो हैं वो हर एक गुड्स सर्विसेज को ब्रांडिंग करना चाहते हैं, और इस तरह से ब्रांडिंग के जो है बहुत सारे फायदे हैं। ब्रांड का जो नेम होता है वो क्या होता है? वो एक नाम बन जाता है प्रोडक्ट का, ठीक है। द सेलर्स ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन फॉर यूनिक प्रोडक्ट फीचर। इसके साथ साथ आपका जो ब्रांड नेम है वो सेलर्स के लिए एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको लीगल प्रोटेक्शन वो देता है कि आपने अगर वो लाइसेंसिंग के साथ अपना ट्रेडमार्क या जो अपना ब्रांड नेम लिया है, तो उस वहाँ पे क्या होता है कि आपको वो आपके प्रोडक्ट के लिए वो एक यूनिक फीचर होता है, और उसकी वजह से मतलब आप वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसकी वजह से आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। अब ब्रांड इक्विटी क्या होता है? ब्रांड इक्विटी की बात हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी अच्छे से, कि द वैल्यू ऑफ अ ब्रांड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट टू विच इट हैज हाई ब्रांड लॉयल्टी, नेम अवेयरनेस, perceived quality, strong brand associations and other assets such as patents, trademarks and channel relationship। तो जो ब्रांड के बारे में जो कस्टमर का जो भी कस्टमर की जो थिंकिंग होती है, जो वो परसीव्ड वैल्यू होती है ब्रांड की कस्टमर के माइंड में, और वो क्या होता है वो मैंने बताया था आपको कि 3 डिग्रीज का होता है ब्रांड लॉयल्टी, जो है कि किस एक्सटेंट तक कस्टमर आपके ब्रांड के प्रति लॉयल है। यानी कि वो देखने पे खरीद लेता है, या वो बार बार खरीदता है, या फिर वही खरीदता है और कुछ नहीं खरीदता है, भले ही वो उसको थोड़ा सा एफर्ट्स भी लगाना पड़े। तो इस तरह से ब्रांड इक्विटी जो है वो आपकी ब्रांड की लॉयल्टी बताता है। ब्रांड एसोसिएशन वगैरह सब पे बात हो गई थी हम लोग की पिछली क्लास में, ठीक है। Brands vary in the amount of power and value they have in the marketplace. A powerful brand has high brand equity। तो मतलब जितना ज्यादा पावरफुल ब्रांड है, यानी कि जितने ज्यादा कस्टमर्स उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, मतलब कस्टमर्स को जितना ज्यादा पसंद करते हैं, उतनी ही ज्यादा उसकी ब्रांड इक्विटी होती है। Brands have higher brand equity to the extent that they have higher brand loyalty, name awareness, perceived quality, strong brand associations and other assets such as patents, trademarks and channel relationship। ठीक है। अब हाई ब्रांड इक्विटी से क्या क्या फायदे हैं कंपनी में? विद मेनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, विद द हेल्प ऑफ हाई ब्रांड इक्विटी,
पावरफुल ब्रांड एंजॉयज हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर ब्रांड अवेयरनेस एंड लॉयल्टी। यानी जितना ज़्यादा पावरफुल ब्रांड है, यानी जिस ब्रांड की जितनी ज़्यादा ब्रांड इक्विटी है, उसके कस्टमर्स की उसके बारे में अवेयरनेस और लॉयल्टी उतनी ज़्यादा होगी। बिकॉज कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट स्टोर्स टू कैरी द ब्रांड। कस्टमर्स चाहते हैं कि वो मतलब स्टोर जो हैं वो उस ब्रांड को कैरी करें। द कंपनी हैज़ मोर लेवरेज इन बार्गेनिंग विद रीसेलर्स बिकॉज द ब्रांड नेम कैरीज हाई क्रेडिबिलिटी। तो कंपनी को उससे ज़्यादा फायदा मिलता है और कंपनी जो ब्रांड नेम है उसकी, क्योंकि उसकी ज़्यादा बड़ी क्रेडिबिलिटी होती है। द कंपनी कैन मोर इजीली लॉन्च लाइन्स एंड ब्रांड एक्सटेंशन। उस ब्रांड के नाम पे जिसकी ब्रांड इक्विटी ज़्यादा है, उस ब्रांड के नाम पे कस्टमर और ज़्यादा ब्रांड लाइन्स या प्रोडक्ट लाइन्स वहाँ पे लॉन्च कर सकती है, ब्रांड एक्सटेंशंस वहाँ पे लॉन्च कर सकती है। एज व्हेन कोका कोला लिवरेज्ड इट्स वेल नोन ब्रांड टू इंट्रोड्यूस डाइट कोक और व्हेन Procter and Gamble introduced Ivory dishwashing detergent. Above all, a powerful brand offers the company some defense against price competition. Some analysts see brands as the major enduring assets of company. तो ब्रांडिंग से, जैसे ब्रांड इक्विटी ज्यादा है तो क्या हुआ उससे फायदा कि आप मतलब उसी ब्रांड के बैनर के नीचे आप जो है और प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि आपका कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड को लोग अच्छे से जानते हैं। तो उस ब्रांड के नाम पे जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट लाइंस, तो लोगों को लगेगा कि ये भी उसी तरह से रिलायबल है और हम इसको भी यूज कर सकते हैं। देन एक और फायदा आपको ये मिलता है कि आप उसमें प्राइस, जैसे अगर बहुत ज़्यादा ये आपको डिफेंस देता है फेयर प्राइस कंपटीशन से। उसमें फेयर प्राइस कंपटीशन का क्या मतलब होता है कि कुछ मार्केटर्स बहुत मतलब दूसरों के नुकसान के लिए अपने प्राइसेस इतने कम कर देते हैं कि उससे उनको, भले ही उनको भी नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा कम प्राइस पे सामान बेचने लगते हैं कि सामने वाले का नुकसान हो। तो जब आपकी ब्रांड इक्विटी ज़्यादा होगी आपके ब्रांड की, तो उससे आपको इस एक खतरे से भी मतलब इससे भी आपको फायदा मिलता है, उससे उस खतरे से भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है कि आप जब कस्टमर आपके ब्रांड के लिए ही लॉयल हैं, तो कोई कितने भी कम दाम पे अपना ब्रांड बेचेगा, कस्टमर अगर उसी ब्रांड के लिए लॉयल हैं तो उस ब्रांड को खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो आपको किसी के बहुत कम प्राइस को बहुत कम कर देने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो रहा है सबको? क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? शिवम, आशुतोष, यस मैम। सुन रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है कि बस मैं बोले ही जा रही मैं वो कंप्यूटर का भी क्लास चल रहा है ना साथ साथ में, तो मैम एक क्लास सिस्टम में खुला है, एक क्लास मोबाइल में मैम, तो थोड़ा दिक्कत जा रहा मैम। अभी कितना देर चलेगी वो क्लास? तो फिर आज थोड़ी रहने देर और देते हैं वो क्लास। मैम 2 बजे चालू हुई है वो क्लास। तो तुम लोगों ने बताया नहीं कि 2 बजे से हमारी रहती है मार्केटिंग की क्लास? मैम रहती है वो मैम, अभी लगातार 2-3 दिन से 2 ही बजे ले रही हैं, तो नहीं पता था मैम। क्लास ज्वाइन कर ली, उसके बाद शायद आपका मैसेज आया था। मेरा मैसेज क्या आया? वेंसडे थर्सडे तो मैं 2 बजे से लेती ही हूँ ना। यस मैम, आप बोली अभी मैसेज आया था कि 15 मिनट में क्लास की लिंक आ जाएगी, तो मैं हम लोग ज्वाइन कर चुके थे शायद वाली क्लास। हाँ, तो आज मैंने पहली वाली क्लास थोड़ा लेट छोड़ी, इसलिए कर रही हूँ, मैं क्लास लिंक डाल रही हूँ। लेकिन वेंसडे थर्सडे तो 2 से 3 रहती ही है क्लास ना, तुम लोग करते ही हो। यस तो ऐसा मैम, क्यों? लेकिन तो इन्फॉर्म कर देना चाहिए था मैम को कि मैम इसके बाद ले लीजिएगा। मैम अब मना भी तो नहीं कर सकते मैम किसी भी टीचर को। ठीक है, फिर मैं क्लास वाइंड अप करती हूँ। कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का ना, जब आखिर में टॉपिक निकल जाएगा फिर तुम ही लोग का लॉस है। यस या मैम। तो फिर तुम लोग पढ़ लेना ब्रांडिंग अपने आप। ठीक है, मैम मैं अकेली कैसे बताऊं मैम, और भी हैं क्लास में। ठीक है, मैं ग्रुप में लिख दे रही हूँ कि तुम लोग ब्रांडिंग कर लेना अपने आप से। ओके मैम। ठीक है, चलो पढ़ लो, कंप्यूटर पढ़ लो अच्छे से। मैम मैं ज्वाइन नहीं हूँ कंप्यूटर क्लास में, आप
बता दीजिए मैं। तो तुम बोल तो रहे नहीं हूँ। मैं शिवम बोल रही हूँ। मैम मैं एक्चुअली थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, गले से आवाज नहीं निकल रही, बहुत मुश्किल से बोल पा रहा हूँ मैं। होती है, तो मैंने ब्रांड क्या होता है, ब्रांड इक्विटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग पिछली, अभी मैं रिवीजन नहीं करवा रही हूँ, पिछली बार हम लोग ये सारा कुछ कर चुके थे। यस है मैम। ना। ब्रांड इक्विटी क्या होती है स्वाति? मैम ब्रांड का जो पर्टिकुलर नेम देते हैं और मैम उसको लीगल भी कंसल्ट ब्रांड इक्विटी, ब्रांडिंग नहीं, मैं ब्रांड इक्विटी की बात कर रही हूँ। क्या होती है, पिछली बार पढ़ा था ना पिछली क्लास में। भूल गए? मैंने पढ़ाया था ना कि ब्रांड का जो कस्टमर के माइंड में परसेप्शन होता है, उसके बारे में जो वो सोचता है, फील करता है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड होता है उतनी ज्यादा उसकी ब्रांड इक्विटी होती है। बताया नहीं था? लेवल ऑफ ब्रांड लॉयल्टी बताए थे, तो उसमें था ना कि ब्रांड इक्विटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो कस्टमर सबसे ज्यादा स्ट्रांगली लॉयल होंगे। ब्रांड एसोसिएशन वगैरह सारी बातें की थी हम लोगों ने। तो ये ब्रांड इक्विटी अभी हम लोग कर रहे थे। तो ब्रांड इक्विटी से फायदा क्या होता है? ब्रांड इक्विटी का मतलब ये है कि जिस ब्रांड का जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो ब्रांड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो उसकी ब्रांड इक्विटी उतनी ज्यादा है। और स्ट्रॉन्ग रहने से पहली बात तो फायदा ये है कि कस्टमर उनके लिए लॉयल होते हैं। स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब है कि वो बिकने वाले ब्रांड है, तो मतलब कस्टमर उनके लिए लॉयल है। तो पहली बात तो ये है कि आपको कॉम्पिटिटर्स से उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स की मतलब उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि जो मार्केटर्स हैं वो मतलब कस्टमर्स जो हैं वो चाहते हैं कि स्टोर्स जो हैं इनको कैरी करें, इनको सेल करें। मार्केटर्स जो हैं वो ये चाहते हैं, मतलब उनको ये फायदा होता है कि वो सेलर्स को से रीसेल करवा सकते हैं उस प्रोडक्ट को बार बार, क्योंकि कस्टमर आर लॉयल फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड। ठीक, क्यों? क्योंकि वो ब्रांड नेम के थ्रू मतलब वो अच्छी क्रेडिबिलिटी है उसकी प्रोडक्ट की ब्रांड के थ्रू। और उससे एक सबसे बड़ा फायदा ये है, अच्छा उसके अंडर में मार्केटर क्या कर सकता है कि अदर प्रोडक्ट एक्सटेंशंस या प्रोडक्ट लाइंस को लॉन्च कर सकता है उन्हीं प्रोडक्ट के बीच में, उन्हीं प्रोडक्ट के बैनर के नीचे या अम्ब्रेला के नीचे, है ना। जैसे एक कोई रिनोन चीज है, उसी के नाम पे आप और उससे रिलेटेड चीजें जब आप किसी को समझाते हो तो उसको ज्यादा अच्छी समझ में आती है, क्योंकि वो पहले से उस चीज को जानता था। ऐसे ही ब्रांड के साथ है कि कोई वेल नोन ब्रांड है, उसके जो अगर आप एक्सटेंशन ले आते हो, ब्रांड एक्सटेंशन ले आते हो, प्रोडक्ट लाइंस और लॉन्च करते हो, तो वहां पे क्या होता है, उससे फायदा आपको ये मिलता है कि अरे यार बार एक मिनट को तो उससे फायदा ये होता है कि आपके उस पुराने जो अच्छा ब्रांड, मतलब जो जिसकी ब्रांड इक्विटी अच्छी है ब्रांड की, उस ब्रांड की वजह से और ब्रांड भी आपके अच्छे चल निकलते हैं। और दूसरी चीज ये कि इसमें एक और फायदा बहुत बड़ा ये होता है, और जो मार्केटर है उसको, कि फेयर प्राइस कंपटीशन होता है। फेयर प्राइस कंपटीशन का मतलब है कि कुछ जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो इतना ज्यादा फेयरली कॉम्पीट करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बहुत ज्यादा कट कर देते हैं, बहुत ज्यादा लो कर देते हैं, इन ऑर्डर टू मेक लॉसेस फॉर देयर कॉम्पिटिटर्स। यानी कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को नुकसान में डालने के लिए बहुत ज्यादा मतलब कम प्राइस पे सामान बेचने लगते हैं, जिससे कि भले ही उनका भी नुकसान होता है लेकिन वो दूसरों के नुकसान को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस वाले जो कंपटीशन से आप इसमें अगर आपकी मतलब ब्रांड की ब्रांड इक्विटी अच्छी है तो ज्यादा है, तो आप उससे बच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका कस्टमर जो होगा वो लॉयल है आपके ब्रांड के लिए। तो दूसरा कितना भी कम करके दाम बेचेगा अपना सामान, तो आपका कस्टमर आपका ही सामान खरीदेगा, तो आपके ऊपर इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है।
क्लियर है सबको कि क्या एडवांटेजेस हैं ब्रांड इक्विटी के? हाई ब्रांड इक्विटी। मैम। ठीक है। यस मैम। अब ब्रांड नेम सिलेक्शन। ब्रांड नेम सिलेक्शन कैसे करते हैं हम? तो यहाँ पे ब्रांड नेम सिलेक्शन के का एक वो होता है, मतलब प्रोसेस होता है जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप इसको हम करते हैं। अ गुड नेम कैन ऐड ग्रेटली टू प्रोड्यूसर सक्सेस। आप अच्छा, ब्रांडिंग का एक और बहुत अच्छा फायदा है कि आपको इससे लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि जो भी ट्रेडमार्क या लोगोज वगैरह आप लाइसेंसिंग के साथ अपने नाम पे करते हो तो उससे आपको कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो वहां पे आपको लीगल प्रोटेक्शन भी मिलता है। ठीक है। अब क्या है, अब आपको ब्रांड नेम का सिलेक्शन करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? डिजायरेबल क्वालिटीज फॉर अ ब्रांड नेम इंक्लूड। सबको दिख रही है ना स्लाइड, ये बुक का वो जो मैंने डाला है? इट शुड सजेस्ट समथिंग अबाउट द प्रोड्यूसर्स बेनिफिट एंड क्वालिटीज। तो आपको मतलब जो आप ब्रांड का नाम जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसमें आपको ये होना चाहिए कि ये कुछ ऐसा सजेस्ट करे जो कि प्रोडक्ट की बेनिफिट या क्वालिटीज के बारे में कुछ बताए। मतलब उसका नाम कुछ ऐसा रखो कि उससे लोग अट्रैक्ट हो, उसमें उससे प्रोडक्ट के क्वालिटीज या बेनिफिट्स का कुछ पता चले। फॉर एग्जांपल डाई हार्ड, इजी ऑफ, है ना, क्राफ्ट्समैन, सनकिस्ट, स्टिक, स्पैन, स्नगल्स, मैरीमेड, मतलब ये सब नाम है, नेशंस बैंक। इससे आपको कुछ उस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में आइडिया लग जा रहा है। नेशंस बैंक, इससे आपको आइडिया लग रहा है कि पूरे देश का बैंक है ना। इस तरह से आपको नाम कुछ इस तरह का रखना है कि उससे बेनिफिट या उसके क्वालिटी का पता चले, प्रोडक्ट के या सर्विस के। इट शुड बी इजी टू बी प्रोनाउंस, है ना, ये इजी होना चाहिए बोलने में। रिकॉग्नाइज एंड रिमेम्बर, तो ये पहचाने जाने में, प्रोनाउंस करने में और याद रखने में इजी होना चाहिए। शॉर्ट नेम्स हेल्प, तो इसलिए आपको छोटे नाम रखने चाहिए। लव माई कारपेट, है ना, कारपेट क्लीनर। तो इस तरह से आपको जो है ये छोटे और सिंपल, स्वीट और इस तरह के हों कि आपको क्वालिटी या फिर बेनिफिट का पता चल सके प्रोडक्ट के। द ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव, ऐसे रहें कि वो अलग से दिखे। एग्जाम्पल टॉरस, कोडैक, एक्सॉन। द नेम शुड ट्रांसलेट इजीली इनटू फॉरेन लैंग्वेजेस, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका ट्रांसलेशन किसी एक कंट्री में या किसी एक लैंग्वेज में कुछ है और दूसरे लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन कुछ, मतलब अर्थ का अनर्थ होने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कि वो इजीली ट्रांसलेबल हो, मतलब उस पर ट्रांसलेशन हो तो कुछ भी, मतलब जैसे मान लो कहीं आप जो है कोई आपने ऐसा नाम रखा उसका जिसका इंडिया में मीनिंग है ऑरेंजेस, ठीक है, या इंडिया में मीनिंग है पॉइजन कुछ है ना, पॉइजन कुछ नाम है, और वो उसका कोई उसी नाम का कोई फ्रूट है किसी और कंट्री में। तो इस तरह के, मतलब ये चीजें थोड़ा सा रिसर्च करके वहाँ पे ब्रांड नेम सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मतलब कई बार केसेस हुए हैं कि वो ट्रांसलेशन की वजह से उन प्रोडक्ट का बहुत ही गलत यूज हो गया और उससे बहुत कैजुअलिटीज वगैरह भी हो गई हैं। अब जैसे आप कहीं पे कुछ जूस मतलब कुछ नाम रख रहे हो, वो जूस का नाम है, और कहीं पे आपके कंट्री में वो पॉइजनस सामान है और कहीं उस नाम से कोई जूस होता है, उस नाम का कोई जूस है। तो अब आपका सामान अगर जूस समझ के कंज्यूम कर लिया गया तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो इजीली फॉरेन लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट किया जा सकने वाला होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे है कि स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ न्यू जर्सी टेस्टेड सेवरल नेम्स इन 54 लैंग्वेजेस इन मोर देन 150 फॉरेन मार्केट्स. It found that the name Inco, when pronounced in Japan, referred to a tailed engine. It should be capable of registration and legal protection. ठीक है, तो मतलब ये तो 5th पॉइंट हो गया। तो इस तरह से कोई भी एक नाम आपको सेलेक्ट करने से पहले उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में, लैंग्वेजेस में उसको चेक कर लेना चाहिए कि वो वहाँ पे क्या मीनिंग दे रहा है। देन इट शुड बी कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन, और ये नाम ऐसा होना चाहिए कि इसको आप रजिस्टर करा सकें अपने नाम पे और इसको लीगल प्रोटेक्शन मिल सके। अ ब्रांड नेम कैन नॉट बी रजिस्टर्ड इफ इट इन्फ्रिंजेस ऑन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम। तो ये रजिस्टर नहीं हो सकता अगर कोई आपका जो ब्रांड नेम है वो कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड का नेम है अगर पहले से, तो आप उसको रजिस्टर नहीं करा सकते। तो इसलिए ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम हो। ठीक है, क्लियर है सबको कि किस तरह से सिलेक्ट करेंगे हम ब्रांड के नेम को? यस मैम।
तो यहाँ पे ब्रांड नेम सिलेक्शन में 2 प्रोसेसेस आ गए, सिलेक्शन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, वंस चूजन द ब्रांड नेम मस्ट बी प्रोटेक्टेड। अब पहली बार आपने पहली चीज आपने सेलेक्ट कर लिया उसको, अब दूसरी चीज आती है प्रोटेक्शन। तो एक बार आपने चूज कर लिया ब्रांड नेम, अब उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको लीगली कि कोई और उसको कॉपी ना कर पाए, कोई और उसका यूज ना कर पाए। Many firms try to build a brand name that will eventually become identified with the product category. Brand names such as Kleenex, Levi's, Jell-O, Scotch tape, Formica, and fiberglass have succeeded in this way. However, their very success may threaten the company's right to the name. ठीक है, अब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होता है तो लोग क्या करके जो वो कहते हैं ना इमिटेशन वगैरह होता है, जो ये कॉम्पिटिटर्स वाली स्ट्रेटजी में हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या करते हैं लोग कॉपी करने लगते हैं, उसका फायदा उठाने लगते हैं। तो इसके लिए आपको अपना जो आपने सेलेक्ट किया है नाम, उसको रजिस्टर करा लेना होता है, उसको आप रजिस्टर करके आप उसको प्रोटेक्ट कर लेते हो। अब आता है दूसरी चीज होती है इसमें ब्रांडिंग में, दूसरा प्रोसेस होता है ब्रांड स्पॉन्सर। ठीक है, अब ब्रांड स्पॉन्सर 4 तरीके से इसको हम कर सकते हैं। ब्रांड स्पॉन्सर, अब मैन्युफैक्चरर हैज 4 स्पॉन्सरशिप ऑप्शन। अब किस तरह से वो स्पॉन्सरशिप करा सकता है, उसमें 4 तरह के ऑप्शन होते हैं। द प्रोडक्ट मे बी लॉन्च्ड एज अ मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, ठीक है, और नेशनल ब्रांड। तो पहली चीज तो ये होती है कि जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पे चारों नाम दिए हुए हैं देखो, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड, प्राइवेट ब्रांड, लाइसेंस्ड ब्रांड एंड को ब्रांडिंग। ये 4 तरह से ब्रांडिंग की जा सकती है, उसका स्पॉन्सरशिप लिया जा सकता है। किस तरह से, ये पहला तो ये है कि मैन्युफैक्चरर उसको खुद के नाम से ले ले, ठीक है, उसको लॉन्च करे अपने नाम पे। एज वेन केलॉग एंड IBM सेल देयर आउटपुट अंडर देयर ओन मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड नेम। ठीक है, IBM और केलॉग जो है वो अपने खुद के मैन्युफैक्चरर के ब्रांड नेम से उसको बेचते हैं। और द मैन्युफैक्चरर में सेल और द मैन्युफैक्चरर में सेल टू रीसेलर हु गिव इट प्राइवेट ब्रांड। ठीक है, किसी और मतलब किसी और सेलर को दे करके उसको प्राइवेट ब्रांड मतलब उसके अपने प्राइवेट ब्रांड के नाम से या डिस्ट्रीब्यूटर के ब्रांड के नाम से इसको सेल कराया जाए। या फिर ऑल्दो मोस्ट मैन्युफैक्चरर क्रिएट देयर ओन ब्रांड नेम्स, अदर मार्केट लाइसेंस ब्रांड्स, और कई बार इसकी लाइसेंसिंग करके और 2 कंपनी अगर मिल करके इसको मतलब बेचते हैं तो उसको को ब्रांडिंग कहते हैं। तो इस तरह से ब्रांड स्पॉन्सरशिप 4 तरीके से लिया जा सकता है। मैन्युफैक्चरर ब्रांड पहला हो गया, ये इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरर ब्रांड वर्सेस प्राइवेट ब्रांड। अब प्राइवेट ब्रांड और मैन्युफैक्चरर ब्रांड में क्या डिफरेंस है? तो मैन्युफैक्चरर ब्रांड हैव लॉन्ग डोमिनेटेड the retail scene. In recent times, however, an increasing number of retailers and wholesalers have created their own private brands. For example, Thirst has created several names: Die Hard Batteries, Craftsman Tools. तो मतलब या तो जो मैन्युफैक्चरर है जो उसको बना रहा है प्रोडक्ट को, उसके खुद के नाम पे वो बिके सामान, मतलब वो खुद के नाम पे ब्रांडिंग करवाए, या फिर वो किसी और सेलर को या किसी डीलर को वो उसको सेल करे और वो अपने मतलब वो अलग अलग नामों से वहां पे ब्रांडिंग कर ले, तो हो गया तुम्हारा क्या, प्राइवेट ब्रांड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है थर्ड, हो जाता है लाइसेंसिंग। तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स टेक ईयर एंड स्पेंड मिलियंस टू क्रिएट देयर ओन ब्रांड नेम। तो however, some companies license names or symbols previously created by other manufacturers. Names of well-known celebrities, characters from popular movies and books for a fee. ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर ब्रांड होता है उसको क्रिएट करने में सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि वो मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसके नाम पे वो ब्रांड मतलब वो ब्रांड का नाम बनता है और उसको फिर उसको लाइसेंस कराना पड़ता है, उसको पूरी तरीके से लीगली प्रोटेक्ट कराना पड़ता है। जबकि लाइसेंसिंग वाला जो केस है उसमें क्या है कि प्रीवियसली मतलब एग्जिस्टिंग किसी नाम पे जैसे बना हुआ, जैसे कुछ किसी और ने बनाया है ब्रांड नेम वगैरह, और वो कोई और मतलब पैसा दे करके उसको खरीद ले और लाइसेंस उसका ले ले कि हम इसको
अपने ब्रांड के लिए, अपने सामान के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो उस केस को हम कहते हैं लाइसेंसिंग। जैसे कि कैरेक्टर्स फ्रॉम पॉपुलर मूवीज एंड बुक्स फॉर अ फी एनी, मतलब उसको फी देना पड़ता है। एनी ऑफ दीज कैन प्रोवाइड एन इंस्टेंट एंड प्रूवन ब्रांड नेम, तो उसको जो है जिसको ब्रांड चाहिए, ब्रांड नेम वगैरह चाहिए, उसको फी वगैरह फी देने पर ब्रांड नेम मिल जाता है। अपैरल एंड एक्सेसरीज सेलर्स पे लार्ज टू adorn proven brand name. Apparel and accessories sellers pay large royalties to adorn their products, from blouses to ties and linens to luggage, with the names of initials of fashion innovators such as Bill Blass, Calvin Klein, Pierre Cardin। जितने भी apparels वगैरह हैं, टॉयज हैं, है ना, स्कूल सप्लाईज हैं, जैसे कि ये आप कह सकते हो किलर्स या फिर कैल्विन क्लीन, प्यूमा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपना सामान ले जा रहे हो, वहां पे उससे लाइसेंस ले रहे हो और वो आपके सामान पे अपना टैग लगा करके, अपना ब्रांड बना करके वो उस सामान को अपना नाम दे रहे हैं। तो ये हो जाता है इसका नाम, इसको हम कहते हैं लाइसेंसिंग। ठीक है, और चौथी चीज हो गई को ब्रांडिंग। को ब्रांडिंग का मतलब हुआ ऑल्दो कंपनीज हैव बीन को ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स, मतलब यहाँ पे मैंने बताया कि जब जैसे दो लोग मिल करके करें, the practice of using the established brand names of two different companies on the same product। ठीक, जैसे कि co-branding occurs when two established brand names of different companies, दो different companies के established brand names दे दिए जाएं एक product को, are used on the same product। For example, Pillsbury joined Nabisco to create Pillsbury Oreo bars। ठीक है, baking mix। Ford and Eddie Bauer को ब्रांडेड स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। ठीक है, तो इस तरह से जैसे बीच में मोहन केलॉग्स भी आया था ना, मोहन के आते थे कॉर्नफ्लेक्स और केलॉग्स के आते थे कॉर्नफ्लेक्स, फिर बीच में इन्होंने को ब्रांडिंग कर ली थी, मोहन केलॉग्स करके आने लगा था अपने यहाँ अपने इंडिया में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे दो कंपनीज के मतलब दो रीनोन जो ब्रांड नेम्स हैं वो दोनों मिलकर के किसी एक सेम प्रोडक्ट पे यूज किए जाएं तो इसको हम को ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मतलब पढ़ भी लेना है, एक बार रीड आउट कर लेना, फिर अगर कुछ नहीं समझा तो पूछना। अब आ जाती हैं स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो ब्रांड स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती हैं? ब्रांड स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं चार तरीके से। क्या क्या? लाइन एक्सटेंशन, ब्रांड एक्सटेंशन, मल्टी ब्रांड और न्यू ब्रांड। ठीक है, तो ये कैसे होता है? देखो यहाँ पे है, ये एक मैट्रिक्स बनी हुई है जहाँ पे दोनों एक्सेस पे हमने क्या लिया है, एक तरफ ब्रांड नेम है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट कैटेगरी है ना, यानी कि एक तरफ प्रोडक्ट है समझ लो, एक तरफ ब्रांड का नाम है। तो अगर हम इसको चार तरीके से कैसे ये मतलब ब्रांडिंग की स्ट्रेटेजी को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं कि ब्रांड में क्या हो सकता है, ब्रांड नेम या तो आप न्यू ब्रांड नेम यूज करोगे या तो एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम यूज करोगे, और प्रोडक्ट कैटेगरी भी या तो एग्जिस्टिंग यूज करोगे या तो न्यू करोगे। तो दोनों के जो बाइफर्केशंस हैं वो एग्जिस्टिंग और न्यू, इस तरह से दो पार्ट में है। तो जहां ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम और प्रोडक्ट कैटेगरी भी एग्जिस्टिंग है, दोनों सेम है, मतलब प्रोडक्ट भी सेम है और ब्रांड नेम भी सेम है, यानी कि उसी प्रोडक्ट में अगर हमको ब्रांडिंग की स्ट्रेटेजी अप्लाई करें तो हम क्या करेंगे, लाइन एक्सटेंशन करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज कर देंगे, मतलब वहां पे और ऐड कर देंगे प्रोडक्ट लाइन। तो क्या होगा, वहां पे प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाएगी और ब्रांड नेम सेम रहेगा। तो जो एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम था उसकी ब्रांड इक्विटी अगर अच्छी है तो यहाँ पे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। फिर ब्रांड नेम एग्जिस्टिंग है और प्रोडक्ट कैटेगरी न्यू है अगर, तो इसको हम कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। ये क्या स्ट्रेटेजी है? दिस इज स्ट्रेटेजी ऑफ ये क्या है, स्ट्रेटेजी ऑफ ब्रांड एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वहां इस वाले केस में जहाँ पे दोनों चीजें एग्जिस्टिंग थी वहां पे आपने क्या किया था, वहां पे आपको लाइन एक्सटेंशन हो रहा है, वहां पे आप लाइन एक्सटेंशन कर रहे थे। बट जहाँ पे आपको ब्रांड एग्जिस्टिंग है और प्रोडक्ट आप वहां पे नया ऐड कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन, यानी कि ब्रांड का नाम वही है लेकिन हमने कुछ नई प्रोडक्ट कैटेगरी वहां पे ऐड कर दी,
वो प्रोडक्ट कैटेगरी भी उसी ब्रांड के नाम पे दिखने लगती है, तो इसको हम कहते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। अब ब्रांड नेम क्या, ब्रांड नेम अगर नया है और प्रोडक्ट कैटेगरी वही है, मतलब आपने उसी प्रोडक्ट कैटेगरी में कुछ प्रोडक्ट्स को नए ब्रांड नेम के नाम से लॉन्च कर दिया, तो उसको हम कहते हैं मल्टी ब्रांड। ठीक है, जैसे रेमंड्स में आप देखते हो पार्क एवेन्यू है, उनका अलग से ब्रांड है, रेमंड अपना ब्रांड है ही है ना। ऐसे ही जैसे नेस्ले के अलग अलग, अगर उसमें आप देखो आईटीसी एक ब्रांड मतलब कंपनी है, लेकिन उसमें बहुत सारे ब्रांड हैं और हर चीज आईटीसी के नाम पे नहीं बिकती है, उनके अलग अलग, तो उसको हम फिर मल्टी ब्रांड कहते हैं, जहाँ पे ब्रांड नेम नया है और प्रोडक्ट कैटेगरी सेम है, एग्जिस्टिंग है। और जहाँ पे दोनों चीजें नई हो जाती हैं, यानी ब्रांड भी नया है, नया ब्रांड के साथ नई प्रोडक्ट को आप लॉन्च करते हो, तो उसको हम कहते हैं न्यू ब्रांड। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ये जो स्ट्रेटजीज हैं इनको हम क्या कहेंगे, जैसे ब्रांड एक्सटेंशन क्या है, यूजिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम टू लॉन्च अ न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे गिवन होगा ये आगे, ये ब्रांड एक्सटेंशन किसको कहोगे, यूजिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम टू लॉन्च अ न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट इन अ न्यू कैटेगरी। तो यानी कि आपने ब्रांड एक्सटेंशन कब किया, जबकि एक सक्सेसफुल ब्रांड जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है, भाई आप एग्जिस्टिंग ब्रांड में नया प्रोडक्ट कब ऐड करोगे, जबकि वो ब्रांड सक्सेसफुल होगा। अगर वो फेलियर होगा तो आप उसमें नया प्रोडक्ट तो ऐड करने नहीं जाओगे, उसको ही बंद करोगे, है ना। तो जब आप एक सक्सेसफुल ब्रांड नेम के साथ एक मतलब एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हो, प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड करते हो, तो उसको हम कहते हैं क्या, ब्रांड एक्सटेंशन। और लाइन एक्सटेंशन किसको कहते हैं, लाइन एक्सटेंशन हम तब कहते हैं कि यूजिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम टू इंट्रोड्यूस एडिशनल आइटम्स इन अ गिवन प्रोडक्ट कैटेगरी अंडर द सेम ब्रांड नेम, यानी कि उसी ब्रांड नेम के अंदर आप एडिशनल प्रोडक्ट्स ऐड करते हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, जैसे कि सच एज न्यू फ्लेवर्स, फॉर्म्स, कलर्स, एडेड इंग्रेडिएंट्स और पैकेज साइज, तो इनको हम क्या कहते हैं, लाइन एक्सटेंशन कहते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है, तीसरी स्ट्रेटेजी होती है ब्रांड एक्सटेंशन, नहीं दूसरी होती है, तीसरी होती है मल्टी ब्रांड्स। मल्टी ब्रांड्स क्या है, एक मिनट, अच्छा ये अलग से नहीं दिया इस तरह से, इसी में पढ़ो। मल्टी ब्रांड क्या होते हैं, तो ये हमें कंपनीज ऑफन इंट्रोड्यूस एडिशनल ब्रांड्स इन द सेम कैटेगरी, thus Procter and Gamble markets many different brands in each of its product categories. Multi branding offers a way to establish different features and appeals to different buying motives. तो अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि आपका जो वो है, जो ब्रांड नेम है वो नया है और प्रोडक्ट कैटेगरी सेम है, तो इस तरह की जब आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो, यानी कि आप उसी प्रोडक्ट कैटेगरी में नए नए ब्रांड के नेम अप्लाई कर देते हो, तो उसको हम कहते हैं मल्टी ब्रांड। और न्यू ब्रांड्स का मतलब जो दोनों चीजें नया हो, यानी कि एक नए प्रोडक्ट में आप के नाम आप उसको लॉन्च करो। अ न्यू ब्रांड नेम व्हेन इट एंटर्स अ न्यू प्रोडक्ट कंपनीज करेंगे, कोई ब्रांड नहीं लग रहा है आप लॉन्च कर रहे हो, तो आपका जो एग्जिस्टिंग कोई भी नाम सही नहीं लग रहा, तो नए ब्रांड नेम के साथ उसको लॉन्च करते हैं। कोई कंपनी बिलीव करती है कि जैसे कि उसको एक ब्रांड से उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, या एक ब्रांड जो है कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट में सक्सेसफुल है, तो दूसरे पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए वो नया ब्रांड उस प्रोडक्ट को दे सकती है। तो ये हो गए आपके क्या स्ट्रेटजीज ऑफ ब्रांडिंग। ठीक है, अब आ जाती है दूसरी चीज, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो उसको मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप सुन लो। यहाँ पे स्क्रीन में, इसमें पिक में नहीं है, मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा बता देती हूँ पैकेजिंग और लेबलिंग के बारे में। तो हमारा आज ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट। तो पैकेजिंग में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप जैसे क्या करते हो, इट इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट
द पैकेज में इंक्लूड द प्रोडक्ट प्राइमरी कंटेनर। ठीक है, पहले क्या होता है पैकेज में, प्रोडक्ट का प्राइमरी कंटेनर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाहो तो लिख लो, है ना। पहला क्या हो गया पैकेजिंग में, प्रोडक्ट का प्राइमरी कंटेनर। प्राइमरी कंटेनर क्या होगा, जैसे कि मान लो आप टूथपेस्ट की बात लेते हो, तो उसका प्राइमरी कंटेनर क्या होगा मैम? ट्यूब, उसका ट्यूब, यस। तो उसका एग्जांपल हो गया द ट्यूब होल्डिंग कोलगेट टूथपेस्ट इज द प्राइमरी कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद होता है सेकेंडरी पैकेज। तो सेकेंडरी पैकेज क्या है, दैट इज थ्रोन अवे व्हेन द प्रोडक्ट इज अबाउट टू बी यूज्ड। यानी कि जो उसका कार्डबोर्ड वाला बॉक्स होता है, जो ऊपर से एक बॉक्स में जो मिलता है वो ट्यूब, वो उसका सेकेंडरी पैकेज होता है। ठीक, एंड द शिपिंग पैकेज, तीसरी चीज क्या हो गई, शिपिंग पैकेज, नेसेसरी टू स्टोर, आइडेंटिफाई एंड शिप द प्रोडक्ट। तो जो बड़े बड़े कार्टन्स होते, कॉरुगेटेड बॉक्स कैरिंग 6 डजन ट्यूब्स ऑफ कोलगेट टूथपेस्ट, है ना, जैसे जो उनके बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि किस तरह से हैंडल करना है, कहाँ जाना है, डिलीवरी कहाँ होनी, प्राइस क्या है, ये सारी चीजें, तो वो उसका क्या हो जाता है, शिपिंग पैकेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि पैकेजिंग में सबसे पहले प्राइमरी पैकेजिंग होती है, फिर सेकेंडरी होती है और उसके बाद शिपिंग पैकेज होता है। तो ये 3 तरह के तो होते ही हैं। और अगर प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ और, जैसे अगर एक आध पैकेजिंग की और जरूरत होती है तो वो भी वहाँ पे एडिशनल पैकेजिंग, लाइक जैसे कि कई बार से मतलब डेलिकेट आइटम्स होते हैं तो उनके साथ जैसे थर्माकोल या इस तरह की कुछ मटेरियल्स की, या जो बबल वाली जो शीट होती है, एयर बबल वाली जो शीट होती है जिसको हम लोग ऐसे प्रेस करते हैं तो वो फूटती है ना, तो उस तरह से रैप करके, तो वो एडिशनल पैकेजिंग भी वहाँ पे हो सकती है। ठीक, ट्रेडिशनली द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पैकेज वाज टू कंटेन एंड प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट। ठीक, तो प्राइमरी जो फंक्शन होता है पैकेजिंग का वो क्या होता है, वो उसको रखना, मतलब उसको भाई टूथपेस्ट आप बेच रहे हो तो पेस्ट कैसे दोगे, कुछ सामान कुछ में रखोगे तभी, तो वो जहाँ पे रख के वो इजीली यूज किया जा सके, तो इसलिए ट्यूब जैसा बनाया जाता है। अब हनी की पैकेजिंग है तो वो उसको आप ग्लास बॉटल में या प्लास्टिक बॉटल में कंटेनर में उसको रखते हो। तो सबसे पहला जो वो है उसका फंक्शन होता है पैकेज का, वो ये है कि उसको रखना और उसको मतलब उसको कंटेन करना और उसको सेफली मतलब उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स हाउएवर न्यूमरस फैक्टर्स हैव मेड पैकेजिंग एंड इम्पोर्टेंट मार्केटिंग टूल। अब आजकल क्या हुआ है कि ये पैकेजिंग जो है ये बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केटिंग टूल में चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि पैकेज जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, जितना ज्यादा आपको मतलब आपको इंफॉर्मेशन देगा, वो सारी चीजों से बहुत ज्यादा उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग पे इफेक्ट पड़ जाता है। Increased competition and clutter on retail store shelves mean the packages must now perform many sales tasks, है ना। क्या क्या चीजें, मतलब बहुत सारी सेल्स टास्क जो है ये पैकेजिंग ही, मतलब जो पैकेजेस होते हैं प्रोडक्ट के वही कर देते हैं। क्या क्या कर देते हैं, अट्रैक्टिंग अटेंशन, आपका अटेंशन गेन करते हैं। डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट आप पढ़ लेते हो, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, किसी को बताने का या डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड इवन मेकिंग द सेल, और इवन आपको कई बार वो मतलब वो उनकी वजह से पैकेजेस की वजह से ही सेल हो जाती है। कंपनीज आर रियलाइजिंग द पावर ऑफ गुड पैकेजिंग टू क्रिएट इंस्टेंट कंज्यूमर रिकॉग्निशन ऑफ द कंपनी और ब्रांड। तो कंपनीज आजकल रियलाइज करती हैं कि गुड एक अच्छी पैकेजिंग जो है वो बहुत जरूरी है ताकि कस्टमर जो है वो अट्रैक्ट हों और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक्साइटेड हों, मोटिवेटेड हों। तो for example, in an every supermarket which stocks 15,000 to 17,000 of brand, 15,000 to 17,000 of items, the typical shopper passes by some 300 items per minute, and 53% of all purchases are made on impulse. तो बहुत बार होता है ना कि हम लोग मॉल्स में या सुपरमार्केट में ऐसे घूम रहे हैं, बहुत सी चीजें हमें जरूरत नहीं होती, बट उनकी पैकेजिंग हमने देखा, हमको लगा कि हमारे यूज का हो सकता है और हम उसको परचेज कर लेते हैं। तो इसलिए मतलब करंट जो सिनेरियो है उसमें पैकेजिंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। डेवलपिंग अ गुड पैकेज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर्स मेकिंग मेनी डिसीजंस। अब आपको पैकेजिंग के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली, फर्स्ट, द कंपनी मस्ट एस्टैब्लिश द पैकेजिंग कॉन्सेप्ट। पहली बात तो यह है कि कंपनी को अपना जो पैकेजिंग कॉन्सेप्ट है वो एस्टैब्लिश करना पड़ता है, which states what the package should be or do for the product. तो
जो पैकेजिंग कॉन्सेप्ट है वो बताता है कि किस तरह की पैकेजिंग कंपनी को किस तरह के प्रोडक्ट के लिए करनी चाहिए, ठीक है। शुड इट मेनली ऑफर प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, इंट्रोड्यूस अ न्यू डिस्पेंसिंग मेथड, सजेस्ट सर्टेन क्वालिटीज अबाउट द प्रोडक्ट और समथिंग एल्स। तो क्या ये जो पैकेजिंग है इसको केवल प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन देना बनता है, मतलब केवल प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देने से ही पैकेजिंग ठीक है, या इसको कुछ नया डिस्पेंसिंग मेथड यानी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने का कुछ नया तरीका जो है वो ये मतलब इस पैकेजिंग के हिसाब से देता है, या कुछ और क्वालिटीज को सजेस्ट कर रहा है प्रोडक्ट के, या फिर कुछ और बता रहा है। तो इस सारी चीजों को आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट कंपनी को बनाना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट की हमको किस तरह की पैकेजिंग करनी है। अब जैसे टूथपेस्ट का ही मैंने एग्जांपल लिया, अब आप उसको एक ग्लास बॉटल में भर के अगर टूथपेस्ट बेच दो तो उंगली से निकाल या उसका ग्लास बॉटल में भी आपने फिल किया और ग्लास बॉटल का जो माउथ है वो बहुत ही नैरो है, तो अब वो कैसे इंसान यूज करेगा? अब वो प्रेस भी नहीं हो सकता, वो बाहर भी नहीं आ सकता, वो आप उसमें उंगली भी नहीं डाल सकते, कैसे यूज करोगे? तो इस तरह की पैकेजिंग तो बेकार हो गई। तो इसलिए मतलब जो भी कंपनी है, जो भी उसको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको पहले अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने पड़ते हैं कि हमको पैकेजिंग करनी कैसी है और किस सामान की करनी है। Decision must be made on specific elements of the package such as size, shape, material, color, text and brand mark. अब उस दूसरा डिसीजन ये होता है, पहला डिसीजन तो ये कि किस तरह के प्रोडक्ट की किस तरह की पैकेजिंग करनी है हमको। दूसरी चीज ये हुई कि पैकेजिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि सपोज आप 100 ग्राम का टूथपेस्ट पैक कर रहे हो और 400 ग्राम के कार्टन मतलब ऐसे कैपेसिटी वाले कार्टन में आपने पैक कर दिया, जो बॉक्स है उसका जिसको हम फेंक देते हैं, तो वो क्या होगा, वो बड़ा सा डब्बे में छोटा सा टूथपेस्ट वो इधर उधर हिलेगा और फालतू में आपका वो जो मटेरियल भी वेस्ट होगा, शिपिंग में भी आपको वो स्पेस ज्यादा लेगा। तो मतलब ये सारी चीजें आपको ध्यान में देनी पड़ेंगी कि साइज कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, मटेरियल्स क्या होने चाहिए, मतलब ऐसे मटेरियल ना हो कि वो रास्ते में ही खराब हो जाएं और आपका प्रोडक्ट जो है वो सेफली पहुंच भी न पाए अपने डेस्टिनेशन तक। कलर कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट क्या होने चाहिए, ब्रांड मार्क क्या होने चाहिए। तो these elements must work together to support the product's position and marketing strategies. तो ये सारी चीजें मिलकर के आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में बनाने में हेल्प करते हैं। The package must be consistent with the product's advertising, pricing and distribution. ठीक, तो ये जो पैकेजिंग है, जो पैकेज आपने दिया है अपने प्रोडक्ट को, उसको मतलब वो इस तरह का होना चाहिए कि जो आप प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, उसकी प्राइस जो आपने डिसाइड की है, जैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन रखा है आपने, उन सबको मतलब वो अलाइन करे, उन सब के हिसाब से हो। ऐसा नहीं हो कि आप एडवर्टाइजिंग में कुछ बता रहे हो, पैकेजिंग में कुछ है, आप डिस्ट्रीब्यूशन उसका कैसे कर रहे हो, कहाँ मतलब कुछ कर रहे हो, पैकेजिंग कुछ है, तो इस तरह की चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। इन रिसेंट ईयर्स प्रोडक्ट सेफ्टी हैज ऑल्सो बिकम अ मेजर पैकेजिंग कंसर्न। तो आज मतलब आजकल का जो सिनेरियो है इसमें प्रोडक्ट सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया है पैकेजिंग में। We have all learned to deal with hard to open child proof packages. तो बहुत बार कोई मतलब जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि थोड़े से बच्चों के लिए रिस्की हैं, मतलब उनको जिनको हम कहते हैं कि कीप आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन। तो इस तरह के अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उनको हमको स्पिल प्रूफ या लीक प्रूफ और इस तरह से बनाना चाहिए कि उनको बच्चे या चिल्ड्रन ना खोल पाए। Most drug producers and food makers are now putting their products in tamper-resistant packages. तो इस तरह के पैकेजेस जिनमें हम टेम्परिंग ना की जा सके, सीलिंग वगैरह जो भी। मेकिंग पैकेजिंग डिसीजंस द कंपनी आल्सो मस्ट हीड ग्रोइंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स। और पैकेजिंग में आजकल ये भी ध्यान रखा जाता है, जो हम लोग ग्रीन मार्केटिंग या सस्टेनेबल मार्केटिंग की बात करते हैं, कि पैकेजेस जो हैं वो ऐसे हों कि वो प्रोडक्ट को सेव रख सकें और साथ के साथ वो ऐसे भी हों कि वो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। मतलब ऐसे ना हो कि वो बिल्कुल डिग्रेड ही नहीं हो रहे हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो रहे हैं, हमारी बायो जो डाइवर्सिटी है उसके लिए हार्मफुल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग होती है, और पैकेजिंग जो है वो भी ब्रांडिंग के बाद वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो समझ में आ गई पैकेजिंग क्या होती है? क्लियर है सबको? यस मैम। नोट मैं स्कैन करके दे दूंगी तुम लोग को।
दूसरी लास्ट चीज बची लेबलिंग। अब उसी पैकेज के ऊपर जो सारी चीजें जो रिटन फॉर्म में होती हैं उसको हम कहते हैं लेबलिंग। लेबल्स में रेंज फ्रॉम सिंपल टैग्स अटैच टू प्रोडक्ट और टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स दैट आर पार्ट ऑफ पैकेज। तो आपके जो जैसे अपैरल्स हैं, कपड़े वगैरह हैं, उनमें जो टैग लगे होते हैं वो लेबल्स होते हैं, ठीक है। और जो आपके जैसे उस कपड़ों में टैग लगे हुए हैं वो लेबल्स हो गए। और अगर वो कपड़ों के बॉक्सेस हैं सपोज, तो उन बॉक्सेस पे जो लेबल्स जो प्रिंटेड हैं या जो ग्राफिक्स के फॉर्म में हैं, कैटलॉग्स हैं उसके उस पे छपे हुए, तो ये सारी चीजें लेबलिंग में आती हैं। दे परफॉर्म सेवरल फंक्शन। तो लेबल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं? एट वेरी लीस्ट द लेबल आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट और ब्रांड सच एज द नेम, है ना, क्या है, सनकिस्ट स्टैम्प्ड ऑन ऑरेंजेस। द लेबल माइट ऑल्सो डिस्क्राइब सेवरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट, who made it, where it was made, when it was made, its contents, how it is to be used, and how to use it safely. Finally, the label might promote the product through attractive graphics. तो आपको लेबलिंग में जो हम पैकेजिंग करते हैं उसके ऊपर सारी ये चीजें प्रिंट रहती हैं। ये कहाँ बना है ना, इसका प्राइस क्या है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, और ये क्यों, किस यूज के लिए है, हाउ टू यूज, बहुत सारी चीजें उस पर लिखी होती है ना पैकेज के ऊपर। जैसे आपने कोलगेट का ही एग्जांपल लिया बॉक्स का, तो जो हम लोग फेंक देते हैं बॉक्स, उसके ऊपर पूरा उसका डिस्क्रिप्शन पूरा छपा रहता है और साथ में अट्रैक्टिव ग्राफिक्स भी बने होते हैं कि जिससे कि हम अट्रैक्ट होकर के परचेज भी करते हैं और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। There has been a long history of legal concerns about packaging and labels, ठीक है। The Federal Trade Commission Act of 1940s held that false, misleading or deceptive labels or packages constitute unfair competition. तो इन यहाँ पे लीगल एस्पेक्ट भी, मतलब इसका एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन देते हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, है ना, जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स जो नहीं है वो वहाँ प्रिंट कर रहे हो, जो है वो नहीं प्रिंट कर रहे हो, या अगर वो कुछ हार्मफुल सब्सटेंस है तो आप उसके बारे में इन्फॉर्म नहीं कर रहे हो। जैसे आजकल लिखा रहता है सिगरेट के पैकेट पे या फिर टोबैको के पैकेट पे कि चिविंग ऑफ टोबैको इज इंजीरियस टू योर हेल्थ। तो इस तरह का अगर है और आप नहीं कर रहे हो तो ये सारी चीजें लीगल टेरिटरी में आ जाती हैं कि आपको फिर वहाँ पे लीगली भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वहाँ पे अनफेयर कंपटीशन का भी एक जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो सकता है। लेबल्स कैन मिसलीड कस्टमर्स, फेल टू डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। लेबल जैसा मिसलीड कर सकते हैं कस्टमर्स को कि जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है उनके बारे में डिस्क्राइब ही नहीं किया, और फेल टू इंक्लूड नीडेड सेफ्टी वार्निंग्स, या उस सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने थे वो आपने डिस्क्राइब नहीं किए और कुछ हार्म हो गया कस्टमर को। एज अ रिजल्ट सेवरल फेडरल एंड स्टेट लॉज रेगुलेट लेबलिंग। तो लेबलिंग को बहुत ज्यादा लीगली मतलब रेगुलेशंस मिले हुए हैं, तो इससे आपको इससे थोड़ा सा ध्यान में रख करके लेबलिंग वगैरह करनी पड़ती है। द मोस्ट प्रोमिनेंट इज द फेयर पैकेजिंग एंड लेबलिंग एक्ट ऑफ 1966 which set mandatory labeling requirement encourage voluntary industry packaging standards। तो ये सारे जो इंडस्ट्री मतलब स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे मेंशन्ड हैं, उनके अकॉर्डिंग ही लेबलिंग वगैरह की जाती है, और अगर आप नहीं करते हो प्रॉपरली तो यू कैन बी स्यूड ड्यू टू लीगल जो भी मतलब कोई जिसके खिलाफ आपसे कुछ गलती हुई लेबलिंग में तो वो आपको लीगली स्यू कर सकता है, ठीक है। अब क्या, लेबलिंग हैज बीन अफेक्टेड इन रिसेंट टाइम्स बाय यूनिट प्राइसिंग, यानी कि स्टेटिंग द प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मेजर, ओपन डेटिंग, स्टेटिंग द एक्सपेक्टेड शेल्फ लाइफ। तो बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि प्राइस वाला जो लंबी क्लास हो गई यार, बस करो। ठीक है। तो इस तरह से लेबलिंग में जो है ये सारी चीजें कि आपका जो है डेट है ना, जैसे एक्सपायरी डेट वगैरह है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, प्राइस वाला जो भी कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, जो कि आपको बहुत ही ध्यान में रख के कंपनी को इन चीजों को
वहाँ पे मार्क करना होता है, और अगर कुछ भी वहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं तो वो थोड़ा सा लीगल एक्शन का वो मतलब कॉज बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेबलिंग। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो हम एक मिनट, ठीक है। अब बीकॉम वाले सब लोग आप लोग लीव कर दो, केवल शिवम झा जो है एमबीए वाले रुके और बीकॉम वाले लीव कर दें। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। अनुराग लीव करो।